ठीक है। अगर मान लो कल को क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, आपको ये सब का मतलब पता है कि नहीं? ऑथराइज का मतलब पता है? हाँ सर। यस सर। टाइप, कॉल्ड अप, पेड अप, इसमें कोई तकलीफ नहीं सर। नहीं है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से आ गया था, है ना? यस सर। अब आगे के प्रोविजंस बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। सेक्शन 60 का प्रोविजन है छोटा सा, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझ लेना। ये प्रोविजन ये कहता है कि एज पर सेक्शन 60 कोई भी कंपनी हो उसको अपने बिल बुक पे, किस पे? बिल बुक। बिल बुक समझते हो? रसीद बुक, ठीक है। लेटर हेड, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नोट जो होगा या कोई भी डॉक्यूमेंट में अपनी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल, क्या ये कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल मेंशन करना हो, मेंशन करना हो, ठीक है। जैसे कि मान लो ये कंपनी का लेटर हेड है, तो कंपनी का यहाँ पे पूरा नाम, एड्रेस सब लिखा है, तो यहाँ पे बताना होगा कि कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है और पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, ताकि जो पर्सन है सामने वाला आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको ये नॉलेज रहे कि आपका कैपिटल कितना है। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं? और ये कंपल्जन है, करना ही पड़ेगा। यस सर। अगर आपने इस प्रोविजन को फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर 10,000 रुपए का फाइन लग सकता है, जब भी ऐसी आप गलती करोगे। और जिस ऑफिसर की जिम्मेदारी थी ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, उसने अगर ये ऑथराइज शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल मेंशन नहीं किया, जब जब ऐसी गलती होगी 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। कंपनी पे 10,000 का और ऑफिसर पे 5,000 का। आप बताओ ईमानदारी से, मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। आ गई सर। सेक्शन 60 का प्रोविजन एकदम अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिकली शेयर के कंसेप्ट पे आते हैं। शेयर का मतलब होता है कंपनी के शेयर कैपिटल का एक हिस्सा, छोटा सा पार्ट, ठीक है। शेयर के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे शेयर एक तरह का राइट है, क्या है? राइट। राइट है। जब आप कंपनी में शेयर खरीदते हो तो आपको कुछ राइट्स मिलते हैं और आपकी पेमेंट करने की लाइबिलिटी होती है। सही बात है, गलत बात है? यस सर। ठीक। ये फीचर ऐसे हल्के में मत लेना, एग्जाम में पूछ देता। शेयर क्या है तो याद रखना, शेयर इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। फीचर, शेयर इज अ राइट ऑन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। आप जब शेयर खरीदते हो तो आपको शेयर कैपिटल में एक स्पेसिफाइड राइट मिल जाता है। दूसरा, आप कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हो जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न होने का मतलब क्या है? जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती तब तक चलेगी। देन एज पर सेक्शन 44, आपने डिबेंचर चैप्टर में ही पढ़ा था, जैसे डिबेंचर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, शेयर भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकती है। हो सकती है। आप बताइए, आपको ये 3 पॉइंट अच्छे समझ आए कि नहीं है? यस सर। पॉइंट नंबर 4, इंडिया में शेयर को गुड्स की तरह ट्रीट किया जाता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम डेफिनेशन जब पढ़ते हैं गुड्स की, तो वो होती है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी एंड इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर, ठीक है। ये डेफिनेशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की है। क्या डेफिनेशन है? हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है और इसमें स्टॉक और शेयर को इंक्लूड किया जाता है। ईमानदारी से बताओ, कोई दिक्कत? नहीं सर। सिर के ऊपर से गया कि समझ आया चारों फीचर? सिर के ऊपर से गया कि समझ आया? ईमानदारी आ से। गया सर। आ गया सर। थोड़ा सा सिखा दे रहा हूँ, समझ लो। आप शेयर को 2 फॉर्म में होल्ड कर सकते हो। एक होता है फिजिकल फॉर्म में, किस फॉर्म में? फिजिकल फॉर्म। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ध्यान से सुनना मेरी बात को, और यहीं पे सीख लो तो बाद में दिक्कत नहीं जाएगी। फिजिकल फॉर्म में होल्ड करने के लिए आपको शेयर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। जैसे आपने कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई किया, आपको शेयर अलॉट हुए, तो आपको क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सर्टिफिकेट बना के दे दिए जाएंगे। एम आई क्लियर? मेरी बात क्लियर है? यस सर। और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना चाहते हैं तो आपको ओपन करवाना होगा डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट। एक मिनट, स्पेलिंग करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर।
जब आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो याद रखना, डीमैट अकाउंट खोलने वाली ऑर्गेनाइजेशन को डिपॉजिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी। जैसे बैंक आपका सेविंग बैंक अकाउंट खोलता है ना, तो डीमैट अकाउंट खोलने का काम डिपॉजिटरी करती है। कौन करती है? डिपॉजिटरी। जैसे बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिपॉजिटरी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे बैंक में आप पैसे जमा करते हो, वैसे ही डिपॉजिटरी में आप शेयर जमा करते हो। ठीक है, तो जब भी आप डीमैट अकाउंट खुलवाओगे डिपॉजिटरी के पास, तो ये जो डिपॉजिटरी है, ठीक है, ये उस अकाउंट का रजिस्टर्ड ओनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रजिस्टर्ड ओनर। क्योंकि इनके पास डीमैट अकाउंट खुला है, और आप जो हो, जो शेयर होल्डर हो, कौन हो? शेयर होल्डर। आपको कहा जाएगा बेनिफिशियल ओनर। ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो। जैसे आज मैंने कहीं भी डीमैट अकाउंट खुलवाया, तो डीमैट अकाउंट वाला जो डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड ओनर है, और हम जो है शेयर होल्डर, हमें बेनिफिशियल ओनर। मेरी बात ध्यान रहेगी? यस सर। अच्छा, जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट है यार, वो शेयर होल्डर है। क्या है? शेयर होल्डर। के लिए कोई बेनिफिशियल ओनर या रजिस्टर्ड ओनर का कंसेप्ट नहीं है। बस ये है कि जैसे आप शेयर सर्टिफिकेट खरीदते हो, तो सर्टिफिकेट के ना सीरियल नंबर होते हैं। इन सीरियल नंबर को डिस्टिंक्टिव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्टिव नंबर। डिस्टिंक्टिव नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सपोज करो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे। कितने शेयर? 10,000। अब इस 10,000 में से क्या है, 5,000 शेयर जो है वो दिए गए हैं वेदिका को। ठीक है, 3,000 शेयर जो है वो दिए गए हैं श्रुति को, और बचे कितने शेयर? 2,000 शेयर जो है वो अमन को दिए गए। इतनी बात समझ आई? यस सर। तो अब सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर या डिस्टिंक्टिव नंबर कैसे बनेगा पता है? अगर पहली बार सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, तो वेदिका को सर्टिफिकेट में नंबरिंग दी जाएगी 1 से 5,000 तक की। कितनी? 1 से 5,000 तक। एक शेयर से लेकर 5,000 शेयर तक किसके पास है? वेदिका। वेदिका। फिर 3,000 शेयर किसके पास है? श्रुति के पास। तो इसकी नंबरिंग कहाँ से चालू होगी? 5,001। अच्छा 5 6 8,000 तक। कोई तकलीफ नहीं सर। फिर अमन को 8,001 से लेकर 10,000 तक। 10,000 तो 10,000 शेयर इशू होगा। ये समझ आया कि नहीं है? यस सर। तो कभी भी याद रखना कि जब शेयर फिजिकल फॉर्म में होते हैं तो उनके सीरियल नंबर या डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं। आई बात समझ में? यस सर। हाउएवर अगर शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो डिस्टिंक्टिव नंबर का प्रोविजन नहीं होता, क्योंकि पूरे शेयर ऑनलाइन फॉर्म में होते हैं। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब आप ये पॉइंट पढ़ लो, आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दो। आ गया सर। सभी लोग को हैंड रेस करो, आ गया कि नहीं है? बात समझ आई कि नहीं है? हैंड रेस करो, बात समझ आई कि नहीं? आ गई। तो बेसिकली शेयर का मतलब, शेयर के फीचर आपको समझ आ जाने चाहिए। शेयर एक राइट है, प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, शेयर बाय नेचर ट्रांसफरेबल है, गुड्स के डेफिनेशन में आता है, और शेयर अगर फिजिकल फॉर्म में है तो उसके डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल दो प्रकार के होते हैं, या तो शेयर प्रेफरेंस होता है या तो इक्विटी होता है। मुझे कौन इसका मतलब बता पाएगा? सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में उन लोगों को प्रेफरेंस मिलता है, जब भी डिविडेंड वगैरह मिलता है कंपनी को तो उनको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, और इक्विटी में अगर प्रॉफिट होता है तो उनको डिविडेंड मिलता है, और प्रेफरेंस में ओनरशिप नहीं मिलती उन लोगों को। देखो, इक्विटी शेयर वो है जो ओनरशिप रिप्रेजेंट करे। इक्विटी वर्ड का मतलब होता है रिस्क प्लस रिवॉर्ड। क्या होता है? रिस्क प्लस रिवॉर्ड। इक्विटी बोलते हैं। हमेशा याद रखो, बिजनेस का नियम है, जो रिस्क देता है उसी को रिवॉर्ड मिलता है, राइट? तो अगर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें ऑप्शन दिया जाता है कि आप इक्विटी शेयर खरीदिए या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खरीदिए। अगर हम बोलते हैं हम इक्विटी शेयर खरीदेंगे, तो वी विल बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। अब 100% ओनर तो नहीं होंगे, हम जो होंगे फ्रैक्शनल ओनर होंगे। क्या होंगे? फ्रैक्शनल ओनर। फ्रैक्शनल ओनर होने का मतलब, अगर इंसान 100% शेयर खरीद लेता है तो फुल ओनर है, पर 100% शेयर खरीदता कौन है? हम तो एक अमाउंट तक ही खरीदते हैं। सही बात है, गलत बात है? यस सर।
तो हमें फ्रैक्शनल ओनर बोला जाता है। जैसे एग्जांपल, अब रिलायंस में 300 करोड़ रुपए का कैपिटल है, अब मैंने उसमें 5,000 रुपए लगाया, कितना लगाया है? 5,000। 5,000. तो मेरी ओनरशिप जो है वो 100% है कि 300 करोड़ का एक फ्रैक्शन है? बताओ। फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन है, तो मुझे प्रॉफिट में से हिस्सा किस हिसाब से मिलेगा? उस फ्रैक्शन के। फ्रैक्शन Fraction के अकॉर्डिंग. और मेरे भी कैसे होंगे? फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? ये सब इसमें फायदा ये है कि जब प्रॉफिट होता है तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा फायदा, नहीं हुआ तो नुकसान हो जाता है, पैसा डूबने का बहुत खतरा रहता है। ये बात समझ में? ये हाँ. सब तो हर कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, तो उनके लिए चॉइस रखी गई है कि आप प्रेफरेंस शेयर दे दो। प्रेफरेंस शेयर बेसिकली ऐसे शेयर को बोलते हैं जो इक्विटी शेयर नहीं है। क्या नहीं है? इक्विटी शेयर नहीं है। आपको ओनरशिप राइट नहीं देंगे कंपनी में, बट दो चीजों में फायदा पहुंचाएंगे। आपका एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में से हिस्सा या डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, जो फिक्स रेट पे रहेगा। और दूसरा, आपका कैपिटल रिडीम होगा, रीपे हो जाएगा आपको एक टाइम के बाद। क्या हो जाएगा? रीपे हो टीम हो जाएगा। जाएगा या रीपे. ठीक है, आपको अभी बात नहीं समझ आई होगी, तो मैं बोल रहा हूँ इक्विटी शेयर ओनरशिप कैपिटल है, ये नॉन रिफंडेबल है। लग गया तो लग गया, आप मालिक बन चुके हो कंपनी, ठीक है। अब आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, लेकिन अगर आप इस रिस्क को सहने की ताकत नहीं रखते हो, आप प्रेफरेंस शेयर दे दो। इसमें फंडा ये है कि आपको एक फिक्स अमाउंट बोल दिया जाएगा जो हर साल आपको दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड, आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा एक टाइम के बाद। ईमानदारी से बोलो कितना क्लियर है? क्लियर है सर। आ गई. बाकी लोग को, हाँ सर. अंकिता, Clear है sir. श्रुति, गुंजा, clear है? यस सर। कोई तकलीफ क्लियर नहीं? है सर। अभी तक जो पढ़े पूरा समझ आया कि नहीं है? ए टू जेड टाइप्स ऑफ कैपिटल समझ आ गया था? हाँ हाँ सर। सर. अच्छा, सेक्शन 60 का हाँ प्रोविजन सर। नहीं है? हाँ सर। फीचर ऑफ शेयर्स, आ गया। कैपिटल, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, अब शेयर इशू कैसे करें या कैपिटल इशू कैसे करें उस पर आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? दो कैटेगरी बनानी होगी साइड में, आप अपने नोट्स में बना देना। किसमें बना देना? नोट। नोट्स में बना देना। सपोज करो आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है। कैसी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। बताओ, क्या ये जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है? नहीं सर। नहीं. जनरल अपने मेंबर्स को. मेंबर्स को। मेंबर बनाने पड़ेंगे ना भाई, शेयर बेच के। हाँ। तो प्राइवेट कंपनी जो है ना, ये कैसे शेयर इशू करती है समझो। इसके शेयर इशू करने के तरीके को हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट. इसका मतलब होता है इशू ऑफ शेयर टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल। किसको? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल, मैक्सिमम 200। कितने लोग को? 200 तो मैक्सिमम। 200. मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं ना प्राइवेट कंपनी में। तो 200 मेंबर को क्या कर सकते हैं? शेयर बेच सकते हैं। कितना क्लियर है? क्लियर है। उसके अलावा ये और भी इश्यूज ला सकते हैं। ये अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स बेच सकते हैं। क्या बेच सकते हैं? बोनस बोनस शेयर. बोनस शेयर मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन फ्री में शेयर बांटना। राइट इशू ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? राइट इशू। राइट इशू मतलब अपने शेयर होल्डर को एडिशनल शेयर्स बांटना, ऑप्शन देना कि खरीदना है तो खरीद लो, ठीक है। तो मेनली प्राइवेट कंपनी जो होती है पब्लिक को शेयर नहीं बेच सकती, तो प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। कभी भी क्या करती है? प्राइवेट प्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट. यदि आप एक पब्लिक कंपनी चलाते हो, कौन सी कंपनी चलाते हो? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी. अगर आप पब्लिक कंपनी चलाते हो तो शेयर बेचने का पैटर्न ये होता है कि आप जो है जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर कर सकते हो। इसको पब्लिक इशू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पब्लिक इशू। पब्लिक इशू. मतलब क्या होता है? जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना, ठीक। उसके अलावा आपको ये भी चॉइस है कि पब्लिक को नहीं देना है तो आप भी क्या कर सकते हो? प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट कर देते हो। लेकिन यहाँ पे इसका नाम चेंज होता है, इसको प्रेफरेंशियल इशू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल. है वही बात, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को इशू कर रहे हैं। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी करती है तो नाम दिया जाता है प्राइवेट। प्राइवेट प्लेसमेंट। प्लेसमेंट. और जब पब्लिक करेगी तो प्रेफरेंशियल इशू. ठीक है, उसके बाद आप भी क्या कर सकते हो? राइट बोनस इशू. शेयर। चलो बोलो, बात समझ आई कि नहीं? यस सर। अच्छे से? हाँ। कोई तकलीफ?
नहीं सर। किसी को कोई तकलीफ बेटा इसमें? सब लोग में सबको समझ आ गई बात? हाँ सर। कैसे बेचते क्लियर हो हाँ गया? सर। अब क्या होता है कि लोगों को बेचना है तो लोगों को नॉलेज भी होना चाहिए इस चीज का कि आप शेयर ऑफर कर रहे हो। तो हमेशा याद रखना कि डॉक्यूमेंट क्या यूज होता है। तो कभी भी अगर पब्लिक इशू करोगे, क्या करोगे? पब्लिक इशू। कौन कर सकता है, प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी। डॉक्यूमेंट इशू करते हैं तो प्रोस्पेक्टस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। कभी भी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, क्या करना है? प्राइवेट प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इसके लिए लेटर ऑफ ऑफर का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? लेटर ऑफ ऑफर। ये डायरेक्ट आपके घर पे आएगा, आपके पते पर आएगा लेटर ऑफ ऑफर कि आपकी कंपनी जो है शेयर इशू करना चाहती है। मेरी बात कितना क्लियर है? क्लियर यस सर। सर। अभी तक अच्छे समझ आया कि बहुत टेक्निकल लग गया? ये बताओ। आ गया सर। आ गया? आगे सर। सेक्शन 23 क्या बोलता है? अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट में इशू सिक्योरिटी, दोनों ही सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं। आप पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटी टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, दूसरा थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, तीसरा थ्रू राइट और बोनस इशू। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से क्लियर है? हाँ। अच्छा, नीचे फॉर अ प्राइवेट कंपनी the section provides that private company may issue security by way of right issue or bonus issue, और दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या मिस हो गया? क्या नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी? पब्लिक इशू नहीं कर सकती। पब्लिक इशू। परफेक्टली मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ यस सर। सर। डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं। ठीक। अब क्या होता है, हम शुरू करते हैं प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? प्रोस्पेक्टस। अभी अच्छा, बचपन से भी ये चीज पढ़े हो, क्लास 11 से भी। प्रोस्पेक्टस समझते हो क्या होता है? सर एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट रहता है कंपनी के बारे में जिसमें पब्लिक। प्रोस्पेक्टस एक इंफॉर्मेशन बुकलेट की तरह होता है, एक ऑफर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इन्वेस्टर को ये बताया जाता है कि क्या वजह है कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करें। आप स्कूल में भी एडमिशन लेने जाते हो या कॉलेज में भी एडमिशन लेने जाते हो, आपको सबसे पहले क्या दिया जाता है? 100 रुपए का क्या दिया जाता है? प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि फोटो लगी होती है, स्कूल में ये स्पोर्ट्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, जाने के बाद पता लगता है कि कुछ नहीं होता। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? यस सर। तो ऐसे ही है भाई, कंपनी को भी आपसे पैसा चाहिए ना, तो वो आपको अपने बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बताती है, सपने दिखाती है आपको, ताकि आप उस कंपनी से जुड़ जाओ पैसे लगा के। तो प्रोस्पेक्टस को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो नोटिस या सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में इशू हो रहा है, जिसमें पब्लिक को इन्वाइट किया जा रहा है कि वो आए और कंपनी के शेयर्स खरीद ले। चलो बताओ, बात कितनी समझ आई? आगे सर। अच्छे से आ गई कि आधी अधूरी है? अच्छा सर। मन और जीवन में कोई तकलीफ इसको लेकर? नहीं सर। क्लियर है? अब मैं जो बोलूंगा मेरी बात को अच्छे से समझना। सपोज करो कंपनी है, कंपनी का नाम है गुंजा प्राइवेट लिमिटेड। ये प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहती है, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है है। और पब्लिक कंपनी को ही प्रोस्पेक्टस करती है। अब कर पाएगी गुंजा लिमिटेड? हाँ। यस। हमारे शेयर करने का, इसके लिए इसने प्रोस्पेक्टस निकालना है। क्या निकालना है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का फंडा समझ लो, स्टेप होते हैं कुछ। इनिशियली प्रोस्पेक्टस हमेशा ड्राफ्ट बनता है। क्या बनता है? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि अप्रूव्ड नहीं, रफ होता है। कभी भी जब कंपनी बनाती है तो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाती है। पहले बताओ, ये बात क्लियर है? हाँ सर। ये ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस जमा किया जाता है सेबी के पास। किसके पास? सेबी के पास। अप्रूवल के लिए। सेबी पूरा जांच करता है कि जो प्रोस्पेक्टस में लिखा है सच में आपकी कंपनी में है भी कि नहीं है। जैसे आपने बोल दिया हमारी कंपनी का प्रॉफिट 50 करोड़ है और बैलेंस शीट में 30 करोड़ दिख रहा है, तो सेबी तुरंत प्रोस्पेक्टस को रिजेक्ट कर देगा। क्या बोल के? आप झूठ बात लिखे हो। मेरी बात समझ आई? यस सर। तो सेबी के पास कभी प्रोस्पेक्टस को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, वो प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस कहलाता है। कितना क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर।
अच्छे से। अब जब सेबी के अप्रूवल के पास के लिए गया तो सेबी दो चीज करती है, आइदर अप्रूव कर देगी, क्या कर देगी, अप्रूव कर देगी, तो आपको करेक्शन करने बोलेगी, क्या करने बोलेगी, करेक्शन करने। अब सुधार के लाओ, फिर वापस दो, फिर अप्रूवल मिलेगी। तो सपोज करो सेबी ने अप्रूव कर दिया, क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। अप्रूव। आपकी जिम्मेदारी बनती है इस प्रोस्पेक्टस को आप आरओसी के पास रजिस्टर करवाओ। किसके पास रजिस्टर करवाओ, आरओसी के पास। जब आरओसी के पास रजिस्टर हो जाएगा देन ओनली आप पब्लिक को इशू कर सकते हो। तो ये फॉर्मेलिटी सीख लो, क्योंकि आगे जो मैं पढ़ाऊंगा सब में काम आएगा। प्रोस्पेक्टस डायरेक्ट पब्लिक को इशू नहीं होता, पहले वो ड्राफ्ट होता है। वो ड्राफ्ट किसके पास जमा होता है, सेबी के पास, फिर सेबी अप्रूव करती है, रेगुलेटर है। और पब्लिक को शेयर इशू करने हैं तो शेयर बाजार के थ्रू ही करने होंगे। तो रेगुलेटर के पास पहले आपका प्रोस्पेक्टस जाता है, वो अप्रूव कर सकता है या करेक्शन करने बोल सकता है। अगर मान लो उसने अप्रूव कर दिया तो आपको किसको रजिस्टर कराना है, किसके पास जाके, आरओसी। आरओसी के ये करवाना ही करवाना है। फिर आरओसी के पास जब रजिस्टर हो जाएगा तो फिर किसको इशू करो आप, पब्लिक को। पब्लिक को। मेरी बात कितनी समझ आई, आगे से एकदम अच्छे से है कि आधी अधूरी है, अच्छे से। कोई डाउट नहीं है, नहीं। ये लाइन पढ़ लो। Every prospectus shall state such information and set out such report and financial information as may be specified by Securities and Exchange Board in consultation with central government. इस लाइन में कोई दिक्कत, जैसे जैसे सेबी बोलेगी प्रोस्पेक्टस में वो चीज होनी चाहिए। कितना क्लैरिटी है, क्लियर है। अच्छे समझ आए। अब क्या होता है बेटा, प्रोस्पेक्टस ना अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के प्रोस्पेक्टस होते हैं। आपको मैं सबका ना मतलब सिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे होते हैं, ताकि आपको पता रहे। जैसे सबसे पहले क्या लिखा है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस। मैं एक जैसे मान लो इशू लाता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए पहले मेरे को कैसा प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट। ड्राफ्ट को किससे अप्रूव करवाना है, सेबी। सेबी के बाद, आरओसी। आरओसी अगर अप्रूव हुआ तो उसके बाद पब्लिक को इशू करना है। ये समझ गए हो ना। तो जब जब Yes, sir. होता था ये चीज बार बार करनी होती थी। तो आपको एक स्कीम दी गई है कि मान लो आपका प्रोस्पेक्टस एक ही आपको चलाना है, जब भी आप शेयर इशू लाओगे तो आप एक बार इसका रजिस्ट्रेशन करवा लो, और एक बार जैसे रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो वैलिडिटी आपको 1 साल की मिल जाएगी। कितने साल की, 1 साल की। 1 साल की। मिल जाएगी। और इस बीच 1 साल में जितनी बार भी शेयर इशू लाओगे आपको बार बार ये फॉर्मेलिटी पूरी ना करके डायरेक्टली पब्लिक को शेयर इशू करने की परमिशन दे दी जाएगी। अब आसान भाषा में बोलूं तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस है जो मल्टीपल इश्यूज में काम आता है। एक बार इसको आप सेबी और आरओसी के पास रजिस्टर करवा देते हो तो फिर बार बार रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। 1 साल के पीरियड में जितनी बार भी आप शेयर इशू लाओगे उतनी बार सेम प्रोस्पेक्टस का यूज जो है आप बार बार कर सकते हो। कितना क्लियर है, क्लियर है सर। इशू लाया मेरे को इतनी पूरी अप्रूवल देनी पड़ी, अगला इशू लाऊंगा फिर नया प्रोस्पेक्टस होगा फिर अप्रूवल देनी पड़ेगी, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो लोग क्या करते हैं आजकल शेल्फ प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये होता है कि एक बार अप्रूव करवा देते हैं और उसको मल्टीपल इशूज में यूज करते हैं। तो अगर आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करवा रहे हो तो उसकी कितने साल की वैलिडिटी मिलेगी, 1 ईयर। 1 साल की मिलेगी। उस बार में उसमें बीच में जितनी बार इशू आप लाओगे सेम प्रोस्पेक्टस का आप इस्तेमाल कर देना। बताओ कितना क्लियर है। क्लियर है सर। शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ सिंगल प्रोस्पेक्टस और मल्टीपल इशू। इशूअर, इशूअर मतलब कौन है यहाँ पे, सेबी। कंपनी। अच्छा सॉरी। इशूअर हमेशा कंपनी को बोलते हैं। जो शेयर इशू करता है इज परमिटेड टू ऑफर एंड सेल सिक्योरिटी टू पब्लिक विदाउट सेपरेट प्रोस्पेक्टस फॉर ईच एक्ट ऑफ ऑफरिंग फॉर सर्टेन पीरियड। Under the act, any class or classes of company as SEBI may provide by regulation may file a shelf prospectus with registrar. Such prospectus is to submitted at the stage of first offer of security, which shall indicate a period of not exceeding कितना साल, 1 ईयर। period of validity of such prospectus। आप उसमें लिख देते हो कितने साल के लिए वैलिड है, 1 साल के लिए वैलिड है। कोई दिक्कत, अच्छे समझ आया कि नहीं आया। सर तो मतलब जब पहला इनिशियल हमारा शेयर ऑफर होता है उसके टाइम पे बस बनता है ये कि ये वाला प्रोस्पेक्टस शेल्फ नेचर का है। किस नेचर का है,
शेल। इसका मतलब ये है कि आगे जितनी बार भी अभी और इशू आएगा 1 साल तक, यही वादा आपको फिर से दिया जाए। कितना क्लियर है? ईमानदारी हाँ से सर, आउट है कि क्लैरिटी है? क्लैरिटी एकदम क्लैरिटी है। सभी लोग को हाँ या ना बताओ तो आगे बढ़ो। क्लियर है सर। हाँ सर। क्या Yes, बोलते sir. हैं प्रोस्पेक्टस कि एक बार रजिस्टर करवा लो, फिर बार बार करवाने की जरूरत नहीं। नहीं है, जितनी बार भी साल भर में इशू लाओगे, बार बार इसी का इस्तेमाल करना। नहीं आप बताओ, कहीं कोई दिक्कत? नहीं। The validity period shall commence from date of opening of first offer of security under the prospectus and respect of second or subsequent offer of security issued during the period of validity of that prospectus. No further prospectus is required. और कोई प्रोस्पेक्टस लगेगा ही नहीं। इसी को आप बार बार आगे यूज कर पाओगे। कितने साल तक? 1 साल तक। तभी लोग को समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट नहीं है इसमें? हाँ सर। नहीं, नहीं नो sir. सर। ये अभी मत पढ़ना, ये हिस्सा जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का अभी मत पढ़ना, ठीक है? ये शेल्फ समझ आ गया। आप अगला आना रेड हेरिंग पे। किस पर आना? रेड हेरिंग। प्रोस्पेक्टस। थोड़ा बहुत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद है क्या? हाँ सभी लोग को, नंदनी, अंकिता, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद है आपको? क्योंकि आप मेरे Yes, sir. से पूछ रहा हूँ मैं आपसे। Yes, हाँ, sir. Yeah. प्रोस्पेक्टस, एक बात बताओ, ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? इनविटेशन। Invitation. बोलो क्या होता है इनविटेशन टू ऑफर? क्या होता है इनविटेशन टू ऑफर? सर उससे हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं कि आके हमारी सिक्योरिटीज को परचेज करें। पब्लिक आके हमको ऑफर करेगी, सही बात है? हाँ। तो जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे तो आप ये बताओगे कि नहीं कि कितने शेयर आप बेचना चाहते हो, हाँ या ना? यस सर। और प्राइस भी बताओगे कि नहीं बताओगे? यस सर। हाँ तो जब प्रोस्पेक्टस आप इशू करते हो पब्लिक को, तो आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो कि वो आए और आके शेयर्स के लिए ऑफर करें। आपको जितना लगेगा आप उतने शेयर के एक्सेप्टेंस दोगे, बाकी का पैसा रिफंड कर दोगे। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? यस हाँ सर। सर। मेरी बात समझ आ रही है कि बहुत टेक्निकल हो गया? आ रही है सर। प्रोस्पेक्टस में क्या है, आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो। किस बात के लिए इनवाइट कर रहे हो? कि वो आए और शेयर्स के लिए क्या करें? अप्लाई करें। शेयर एप्लीकेशन अप्लाई करें। कभी भी शेयर एप्लीकेशन मतलब क्या है? हम इनवाइट कर दिए, पब्लिक आके हमें ऑफर कर रही है, शेयर एप्लीकेशन डाल रही है, जितने का लगेगा हम अलॉटमेंट कर देंगे, बाकी को रिफंड कर देंगे प्रो राटा बेसिस पे। सही बात है, गलत बात है? यस हाँ सर। प्रोस्पेक्टस में ये बताओ, नंबर ऑफ शेयर और प्राइस देना जरूरी है कि नहीं? यस सर। जरूरी है। क्यों जरूरी है? सर क्योंकि जब मतलब सामने से ऑफर आएगा तो वो लोग उस हिसाब से शेयर्स और मतलब मनी परचेज करेंगे, अपने में इन्वेस्ट। नहीं तो भाई सीधी सी बात है ना, आप एप्लीकेशन लोगे, पैसा जमा करोगे, जितने का लगेगा एक्सेप्ट करूंगा, बाकी का रिफंड करूंगा। सही बात है, गलत बात है? और इन्वेस्टर को भी आइडिया हो जाएगा कि क्या रेट चल रहा है शेयर का, तो उसको भी एप्लीकेशन डालने में आसानी होगी। सही है, गलत है? यस सर। अच्छा चलो, मैं आपको अगर ऐसा बोलूं तो क्या करोगे बताना, और सही है कि नहीं बताना। मैं क्या कर रहा हूं, अपनी कंपनी के बारे में आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ। प्रोस्पेक्टस इशू करना मतलब सब कुछ बता देना है। सही बात है, गलत बात है? हाँ यस। बस मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने, ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है? और आपको ये भी नहीं बता रहा हूँ कि प्राइस क्या होगा। तो आप किस रेट पे खरीदोगे? आप किस रेट पे खरीदोगे? प्रोस्पेक्टस पूरा इशू किया गया, आपको सब चीज कंपनी के बारे में बताई गई, बस शेयर का रेट नहीं बताया जा रहा है, और ये नहीं बताया जा रहा है कि कंपनी को कितने शेयर की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करें? चलो वो तो कंपल्शन है ना, जो कंपनी को रेट चल रही बताना। होगी उस टाइम शेयर्स की, उस पे करते। तो रेट आएगा कहाँ से? शेयर तो बिके ही नहीं है। सर तो कंपनी को तो बताना सर पड़ेगा ना। बाकी सर, जब अपन अप्लाई करेंगे तब चलो मेरी तभी बात कंपनी समझो। बिल्डिंग करेंगे। ये कौन बोला? साक्षी। अच्छा, पढ़ दिए हो? से भी पढ़ डालिए, ठीक है।
क्या होता है, कभी भी याद रखो, जब प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है या तो आप फिक्स प्राइस बता सकते हो, क्या बता सकते हो फिक्स प्राइस। यार ये रेट है, या तो आप पब्लिक को बोल सकते हो आओ बिडिंग करो, क्या करो, बिडिंग करो। इसमें रेट नहीं बताया जाता है, इसमें क्या है आपको प्राइस बैंड दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है प्राइस प्राइस बैंड। बैंड। प्राइस बैंड, इतने से इतना, जैसे 10 रुपए से 50 रुपए। हम शेयर का रेट आपको नहीं बता रहे हैं, बस बैंड बता दिए, मिनिमम कितना होगा 10, मैक्सिमम 10, कितना होगा 50। 50। मेजॉरिटी जो बोलेगी उस हिसाब से शेयर प्राइस डिसाइड होगा, मेजॉरिटी जो बोली लगाएगी उसके हिसाब से क्या डिसाइड होगा, शेयर प्राइस। शेयर प्राइस। इस पूरे प्रोसेस को बुक बिल्डिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग। तो हमेशा याद रखना इस बात को कि या तो शेयर का फिक्स प्राइस होता है या फिर पब्लिक को ही बोला जाता है कि आप प्राइस डिटरमाइन करो, इसे बुक बिल्डिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बुक बिल्डिंग। मैं बोलूं, ये बात समझ आई कि नहीं? आगे सर एक बार फिर से। रेट बताओगे उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर डिसाइड किए जाएंगे कि इस रेट पे अगर आप खरीदने को तैयार हो तो उतने शेयर हम बेचने को तैयार है। कभी भी याद रखो, अगर फिक्स प्राइस होता है तो डायरेक्टली प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, क्या इशू करते हैं प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। और यदि बुक बिल्डिंग होता है तो इसमें दो तरह का प्रोस्पेक्टस इशू होता है। पहले आपको इशू होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, क्या इशू होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में सब कुछ बताया जाता है, बस नंबर ऑफ शेयर और प्राइस को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। आपको बोला जाता है लेट द पब्लिक डिसाइड व्हाट द प्राइस विल बी, ठीक है। और जब ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर क्या इशू किया जाता है प्रोस्पेक्टस। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बेटा वो प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, बस प्राइस और लेकिन प्राइस ठीक है नहीं लिखा। सारी इंफॉर्मेशन होगी कंपनी के बारे में, सब कुछ बताया जाएगा, बस क्या प्राइस है शेयर का और कितने शेयर ऑफर है ये नहीं बताया जाएगा, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। इसको बुक बिल्डिंग करना बोलते हैं, क्या करना बोलते हैं बुक बिल्डिंग। तो इसमें दो बार प्रोस्पेक्टस इशू होता है, एक बार रेड हेरिंग इशू होगा, फिर जब प्राइस डिसाइड होगा तो ओरिजिनल तो प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू होगा। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। बहुत टेक्निकल तो नहीं हुआ, सिर के ऊपर से तो नहीं चल दिया? नहीं सर। नंदनी, अंकिता, गुंजा, श्रुति, तो दो यस सर, समझ में आ प्रोस्पेक्टस गया। सिखाया। शेल्फ क्या होता है बोलो? सर जो एक बार एक बार रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं फिर उसको कराना बार बार पड़ता है। यूज कर सकते हैं 1 साल तक। टिल 1 ईयर। हाँ और रेड हेरिंग क्या होता है? इसमें प्राइस शेयर कितना इशू नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताते हैं बुक और बुक बिल्डिंग होती है, उसके बाद प्राइस कौन डिसाइड सा होता है। प्रोसेस किया जाता है? बुक बिल्डिंग का प्रोसेस, ये बुक ध्यान बिल्डिंग। रहेगा। बुक वीडियो को बिल्डिंग। पॉज करके अपने नोट्स के साइड में सब लिख लेना, ठीक है। यस सर। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब कल आगे पढ़ेंगे दूसरे टाइप, आपको अब्रीज प्रोस्पेक्टस, डीम प्रोस्पेक्टस ये सब सिखाऊंगा। बोर तो नहीं लग रहा है? नहीं सर। समझ आ रहा है अच्छे से? इतना अच्छे से पढ़ो कि दूसरों को भी समझा सको ये कभी भी, ठीक है। यस सर। अभी कौन सी क्लास है? टैक्स की चालू होने वाली है। हाँ। चलो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर आप टैक्स अटेंड करिए, 5:30 बजे मिलेंगे आज, है ना। यस सर। बाय सर। बाय।